एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा चैप्टर, फुल चैप्टर। ये 12th क्लास की फिजिक्स की 3rd चैप्टर है और जिसका वन शॉट करने वाले हैं, यानी एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज टॉपिक। इस चैप्टर का जितना भी टॉपिक है सभी को बारी बारी से हम अभी रिवाइज करवाने वाले हैं, रिवीजन करवाने वाले हैं। तो देखिएगा आज की जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो सबसे पहले एनसीईआरटी की टॉपिक कौन सा है, ये 3rd चैप्टर में यानी विद्युत धारा चैप्टर में, यानी विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट टॉपिक ही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी जो बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, तो विद्युत धारा क्या है, तो बोलना है इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या तो आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी देखिए यहां पे कंडीशन ये है कि मैंने एक हाई वोल्टेज लिया और एक लो वोल्टेज लिया, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच का कनेक्शन बना दिया एक वायर से जो कंडक्टर वायर है, जो चालक तार है। जैसे कनेक्शन बनाया वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगा, एक डायरेक्शन में ये प्रवाहित होने लगा, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, यानी लो वोल्टेज यानी निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज के तरफ, जिसमें विद्युत धारा की दिशा इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में माना जाता है। विद्युत धारा जो होती है विद्युत आवेश बाई समय होता है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर है, यानी I बराबर Q बाई टी। Q की जो वैल्यू है, विद्युत आवेश की जो वैल्यू है वो Ne होता है, जहां पे N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें सबसे पहले बोले तो विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो बोलना है अदिश राशि है। फिर बोलूं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इस एम्पियर इज इक्वल टू, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। मतलब किसी भी तार में यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी उसको बोला जाएगा 1 एम्पियर। चलते हैं आगे। अब देखिए विद्युत धारा का कारण क्या है, तो देखिए आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है, लेकिन आवेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, ये सब क्या है, तो यहां पर विद्युत आवेश है। तो सबसे पहले ठोस लेते हैं, ठोस में क्या कारण है, तो ठोस में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो 2 तरीके में होता है, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। देखिए यदि चालक रहेगा मतलब कंडक्टर रहेगा, ठोस रहेगा, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है, तो इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेवार है। यदि अर्धचालक आ जाएगा तो अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है होल, जो पॉजिटिव नेचर का होता है। मतलब यदि चालक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार है, लेकिन अर्धचालक है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल जिम्मेवार है। यदि लिक्विड में आ जाएंगे, द्रव में आ जाएंगे, तो उसमें आयंस जिम्मेवार है। वो भी कौन कौन से, पॉजिटिव, ठीक है, और कौन सा, तो नेगेटिव। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो यहां पे आयन। गैस में चले जाएंगे तो गैस में देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन और आयन यानी पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये रीजन होती है किसका, तो विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है ये। अब देखिए आगे क्यूटी ग्राफ लेना है, यानी विद्युत आवेश और समय का ग्राफ खींच दिया गया ये। तो इसी का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वही क्या देता है, विद्युत धारा देता है। मतलब ढाल बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी Q बाई टी, मतलब विद्युत धारा। ठीक है, यदि विद्युत धारा है और समय है
और इसका यदि आप ग्राफ खींचते, इसका क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, IT आलेख के द्वारा समय अक्ष के साथ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आवेश देता है। मतलब ये जो है से एरिया बाउंड कर दीजिए, एरिया बाउंड हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बाउंडेड एरिया जो होगा, घिरा हुआ क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या देगा, तो यहां पर विद्युत आवेश देगा। ये क्या देगा, यहां पर विद्युत आवेश देगा। हो गया ऐसा, विद्युत आवेश हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए तापीय चाल, थर्मल स्पीड। देखिए पढ़ना यहां क्या है, विद्युत धारा। देखिए कोई भी कंडक्टर लेते हैं तो उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे घूमते रहता है, और उसकी जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके उष्मीय कंडीशन पर डिपेंड करता है। ताप जितना बॉडी का ज्यादा होगा, चालक का जितना ज्यादा होगा, उतना उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब चाल ज्यादा होगी। जितना उसका टेम्परेचर, ताप कम होगा, उतना उसकी स्पीड भी कम होगी। तो इस तरह से मतलब कैलकुलेट करके बोला जाए कि उसकी जो स्पीड है वो ताप पर निर्भर है, मतलब उष्मा पर निर्भर है, इसीलिए उसका नाम पड़ा तापीय चाल, जिसको थर्मल स्पीड बोलते हैं। और वो क्या करता है, जिग जैग पाथ पे घूमता रहता है। तो देखिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप के अनुसार निरंतर यादृच्छिक गति, मतलब रैंडमली जिधर तिधर यादृच्छिक गति करते हैं, उसे तापीय चाल कहते हैं। तो जिधर तिधर घूम रहा इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए एवरेज जब निकालोगे तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट UN तक वेलोसिटी का, तो ये ओवरऑल शून्य हो जाता है। ठीक है, जिग जैग पाथ पे करता है, किसी का इधर है किसी का इधर है ना। तो टोटल जब वेग निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा, लेकिन चाल का यदि औसत निकालेंगे तो शून्य नहीं होगा। इसीलिए औसत तापीय वेग शून्य होता है, लेकिन औसत तापीय चाल अशून्य होता है। और इसकी जो रेंज होती है स्पीड की, थर्मल का, वो 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड के अप्रोक्स होता है, मतलब इसके रेंज में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो तापीय चाल होता है उसका रेंज क्या होता है, तो 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, धारा घनत्व जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, इसका मतलब होता है प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व देखिए, जैसे ये चालक तार है, इस चालक तार की ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका क्षेत्रफल A है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो पास करेगा वही वहां पर धारा घनत्व होगा। मतलब धारा घनत्व को J से निरूपित करते हैं। J बराबर क्या होता है, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो I बाई A। तो I, A इधर है तो इधर आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू, है ना, J डॉट A लिखेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखो यदि इसका थीटा एंगल बना रहा हुआ ऐसे, ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा I बाई A कॉस थीटा, क्योंकि किसको पास करेगा, परपेंडिकुलर, लंबवत इसको पास करेगा। तो ये जो क्षेत्रफल है ये है, उसका एक कंपोनेंट आएगा, उसको A कॉस थीटा बोलेगा। तो J इज इक्वल टू I बाई A कॉस थीटा, यानी I इज इक्वल टू JA कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका चाहोगे कि J जो है उसका SI मात्रक है, सबसे पहले तो क्या है, सदिश है। ये क्या है, सदिश है। एक बात ये हो गया, यहां पे सदिश, इसका SI मात्रक लोगे तो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी विमा यदि लिखने की बारी आएगी तो ऊपर ए नीचे एल पर, तो एल पे पावर -2 ऊपर चला जाएगा ए, ये हो गया इसका विमा, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल नीचे ऊपर चला जाएगा तो एल पर पावर -2 ले जाएगा और एम्पियर रहेगा। अब आता है देखिए, तो इसका एसआई मात्रक और विमा तो वहां भी बता दिए, है ना, वही चीज यहां पर है। तो क्या आ जाएगा, यहां पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमा जो होगी वो क्या होगा, ए बाई एल पे पावर 2 ऊपर चला जाएगा,
L पे पावर -2a। अब देखो आगे इसमें आता है अनुगमन वेग, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, देखिए समझिए, विद्युत क्षेत्र अथवा विभवांतर के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग, अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहते हैं। देखिए होता क्या है, ये देखो कंडक्टर है एक, और इस कंडक्टर की पहले की स्टोरी सोचिएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है स्वतंत्र, वो जिगजैग पाथ पे यादृच्छिक गति करते रहता है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इसके छोरों के बीच आपने विभवांतर आरोपित किया, और जब आपने विभवांतर आरोपित किया तो क्या हुआ, दोनों छोर के बीच विभवांतर आरोपित करने से यहां पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता, क्योंकि देखो ये प्लस वाला है तो प्लस, ये माइनस वाला है तो माइनस, यहां पे तो प्लस से माइनस के तरफ एक विद्युत क्षेत्र हो गया जो ई हो गया। अब यहां पर जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगना मतलब इधर लगना, तो इधर जो है से चलना ये क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो इस पे जो बल लगेगा वो बल होगा क्या, F इज इक्वल टू, देखिए विद्युत बल होता है F बराबर QE, तो F Q के जगह पे E इलेक्ट्रॉन है, ऋणात्मक है, E विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, इसकी जो त्वरण होगी वो क्या होगा, फोर्स बाई मास, फोर्स के जगह पे -EE बाई m हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग निकालिएगा, तो वेग बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, जैसे देखिए होता क्या है कि यहां से मान लिया जाए चला, मतलब यहां से टक्कर के बाद चला, तो यहां पर फर्स्ट कॉलिजन, यहां पे सेकंड कॉलिजन, तो इधर से ऐसे आता है, तो जब आता है तो v बराबर क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस AT होता है। लेकिन इस देखो यहां से चला यहां तक, माने दो लगातार कॉलिजन, दो लगातार जो टक्कर होती है ना, उसके बीच जो समय लगता है उसको श्रांति काल बोलते हैं, जिसको यहां पर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v बराबर u प्लस AT, यानी यहां से देखो वेक्टर के फॉर्म में लिख दी, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, सभी इलेक्ट्रॉन का त्वरण तो सेम होगा, है ना, प्रारंभिक वेग अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग समय लग सकता है, तो ये दे दिया गया। अब देखो यहां पे सभी इलेक्ट्रॉन की बारी बारी से चले, उसी तरह से n तक चले जाए, तो अब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी औसत चाल लेनी है, यहां पर औसत वेग लेनी है, तो औसत वेग क्या होगा, टोटल फर्स्ट का प्लस सेकेंड का प्लस थर्ड का डॉट 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 कहां तक, n इलेक्ट्रॉन तक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग दे दिया गया। अब देखो फर्स्ट का u1 प्लस ए टाउ वन प्लस v2 का u2 प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 n का un प्लस ए टाउ n हो गया बाई n। देखिए u1 u2 डॉट 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 n तक, और बाई n उसका हो प्लस ए टाउ वन टाउ टू डॉट 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 टाउ बाई n हो जाएगा। अब देखिए इसकी जो स्पीड है ये स्टार्टिंग वाला है जो तापीय वाला है, और तापीय वाला क्या होता है, औसत शून्य होता है, तो ये तो शून्य हो गया, प्लस ए, और ये क्या हो गया, औसत जो समय अंतराल होगा वो हो गया जो टाउ हो गया, तो ए टाउ, तो वी डी इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख दिए इतना, इसको जब मोड लगाएंगे तो वी डी का मोड इज इक्वल टू ए आ जाएगा ई ई टाउ, और बाई क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए आगे नेक्स्ट गतिशीलता, उससे पहले एक चीज और यहां पे देखिए, बात बता दूं कि इसकी जो रेंज होती है, रेंज किसका, VD का, वो अप्रॉक्स 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है, जो तापीय वेग से बहुत कम होता है। अब देखो आता है गतिशीलता, जिसको बोलते हैं हम लोग मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है क्या कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो फ्लो किया था अभी, वो किसके अंडर किया था, वन डायरेक्शनल,
एक ही दिशा में किसके अनुसार गया था? तो आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण गया था। तो आरोपित जो विद्युत क्षेत्र हुआ, तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से, आरोपित करने से जितना उसकी जो है से चाल आएगी, जितना जो है से अनुगमन वेग आएगा, उसकी परिमाण आएगी, वही उसके लिए क्या होगा? मोबिलिटी होगा, यानी गतिशीलता आएगी। गतिशीलता, अनुगमन वेग बाई विद्युत क्षेत्र, हो गया ऐसा। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, परिमाण के। तो यहां से इसका एसआई मात्रक यदि लेना हो, देखो तो एसआई मात्रक, ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे भी दे चुके हैं, नहीं, देखिए तो एसआई मात्रक क्या आएगा? इसका मीटर पर सेकंड, इसका होता है न्यूटन पर कूलॉम, तो ऊपर चला जाएगा, देखो मीटर कूलॉम पर न्यूटन सेकंड, ये होता है। अब इसका यदि चाहोगे कि बीमा निकालें, तो इसका बीमा रख देंगे, इसका बीमा रख देंगे, इसकी बीमा निकल जाएगी। आगे देखिए, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यानी यहां पर आता है क्या? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यानी दोनों में संबंध क्या है? देखो, एक चालक तार है, तो माना कि ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहने का मतलब हुआ प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए, यहां से जब जा रहा है विद्युत धारा आई, तो विद्युत आवेश तो इधर प्रवाहित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इधर प्रवाहित होगा, ठीक है। अब देखो तो कितना विद्युत आवेश प्रवाहित हुआ, मान लो डेल्टा टी टाइम। तो सबसे पहले देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो इसकी मान लो इतना जो इलेक्ट्रॉन था वो प्रवाहित हो गया डेल्टा टी टाइम, कितना पार्ट वाला? डीएल पार्ट वाला। तो प्रति एकांक आयतन में स्मॉल n है, इसका आयतन ले लेंगे, तो इसका आयतन तो सिलिंड्रिकल होगा, तो इसका देखिए सिलेंडर का आयतन होता है यहां पर पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना। तो सिलेंडर के आयतन के जगह पे देखो पाई आर स्क्वायर के जगह पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, गोल ये जो सर्कुलर है, ठीक है, वृत्ताकार है, तो ये होगा एच के जगह पे कितना गया? तो ए डेल्टा एल गया है, हो गया। तो यहां से ए इंटू डेल्टा एल लगा, तो क्या हो गया? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन की आवेश से गुना कर दो, टोटल विद्युत आवेश निकल जाएगा। देखो एन ए डेल्टा एल इंटू ई हो गया। अब देखो तो विद्युत धारा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो यहां से आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एन ए डेल्टा एल इंटू ई और बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो यहां से विद्युत धारा आई होगा, तो ये क्या आएगा? एन ई ए डेल्टा एल बाई डेल्टा टी होगा ऐसा। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी तो क्या होगा? वेग होगा। तो यहां से आई इज इक्वल टू एन ई ए, यहां पर वी होगा। ये संबंध निकल गया। ये क्या है? आई क्या है? विद्युत धारा है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति एकांक आयतन में। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वी क्या है? तो यहां पर अनुगमन वेग है, जिसको यहां पर ऐसे, ये तो संबंध हो गया मेनली, ठीक है, यही पूछा जाता है। तो ये तो हो गया। अब यहां पर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट धारा घनत्व, चालकता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखिए Vd इज इक्वल टू, एक पहले निकाला ई टाउ बाई एम, और अभी जो निकाला विद्युत धारा एन ई ए Vd,
ये पहले अनुगमन वेग के पास पढ़ाए हुए, बतलाए हुए। तो अभी मैंने प्रूफ किया ये जो अभी पीछे संबंध VD के जगह पे ई टाउ बाई एम। तो अब देखो ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो आई बाई ए बचा कौन, एन ई, और VD के जगह पे ई टाउ बाई एम रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए आई बाई ए को जे बोलिएगा, एन ई स्क्वायर ई इंटू टाउ बाई एम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ई को बाहर कर दो। अब देखो ई एक प्रकार का जो है से चालक तार के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट को ही चालकता बोलते हैं। एन ई स्क्वायर ई बाई टाउ जो आया वो कांस्टेंट है, जो नियतांक है चालक के लिए, वो चालक की चालकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रो, जैसी रो बैठाइएगा तो जे इज इक्वल टू रो इंटू ई। जे क्या है, धारा घनत्व, ये रो क्या है, स्मॉल, स्मॉल जो रो है, ठीक है, सॉरी स्मॉल सिग्मा है, रो नहीं, सॉरी स्मॉल सिग्मा। तो स्मॉल सिग्मा क्या है, चालकता है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये संबंध मिल गया। इसी को ओम के नियम का, है ना, यहां पर बोला जाता है उत्पत्ति, यहीं से उत्पत्ति हुई इसकी। अब आता है देखिए ओम का नियम, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों छोरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। यानी कोई चालक तार लीजिए, उस चालक तार के छोरों के बीच विभवांतर आरोपित कीजिए। तो देखो प्लस और माइनस आरोपित किया, इस चालक के, जिस चालक के तार, जो चालक का तार है उसके क्या करनी है, ताप को नियत रखनी। तो जैसे ही चालक तार के ताप को नियत रखिएगा तो उस स्थिति में विद्युत धारा समानुपाती विभवांतर होगा। विभवांतर बढ़ाइएगा विद्युत धारा बढ़ेगी, विभवांतर को कम कीजिएगा विद्युत धारा कम, है ना। यानी आई वैरिज भी, इसको पलटी मार दीजिए, भी वैरिज आई भी लिख सकते हैं। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लाया जाता है, और वो नियतांक यहाँ पे आर है जो प्रतिरोध है, ठीक है। तो V बराबर आई आर, यही है ओम का नियम का फॉर्मूला। अब देखिए यहां पे यदि ओम के नियम से देखें तो विद्युत धारा को बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाना होगा। देखो V है तो I है, 2 भी कर देंगे तो 2I हो गया, यानी सीधा समानुपाती जा रहा है। और इसकी यहां पर एंगल थीटा है, स्लोप, ढाल। तो यहां पे ढाल, ढाल बराबर क्या होगा, तो ये आएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये क्या आएगा, यहां पर परपेंडिकुलर आएगा I, देखो I, तो 2I, अब I क्या आएगा, 2V, 2 कट जाएगा, मतलब I बाई भी, जिसको लिखेंगे 1 बाई आर। तो यहां पे ढाल इज इक्वल टू 1 बाई आर आएगा, मतलब आर बढ़ाएगा मतलब ढाल कम होगा, आर को कम करेंगे ढाल बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से ढाल बड़ा तो रेसिस्टेंस छोटा, ढाल छोटा तो रेसिस्टेंस बड़ा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, प्रतिरोध जो अभी आपने देखा, प्रतिरोध क्या है, किसी भी चालक पदार्थ, किसी भी पदार्थ की एक गुण है, ऐसा गुण है जो उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने का काम करता है, विरोध करने का काम करता है। उसी को उसका क्या बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। या तो बोल सकते हैं किसी पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी R बराबर देखिए V बाई आई है। या तो इसी को बोल सकते हैं किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति को उस पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये देखो, ये क्या है, R का सिंबल है, मतलब प्रतिरोध का सिंबल है, जिसको यहां पर बोला जाएगा क्या चीज, प्रतिरोध का, ठीक है, सिंबल है ये, लेकिन ये नियत है। ये क्या है, जो नियत रहेगा उसके लिए है। और ये क्या है, जो परिवर्तन होने वाला रहेगा। आर क्या है, यहां पे चर है, मतलब बदलने वाला है।
बदलने वाला है प्रतिरोध। अब देखिए यहां पे एक चीज और बात बता दूं, इसमें क्या है एसआई मात्रक, तो इसकी जो एसआई मात्रक होगी, देखो तो एसआई मात्रक जो होता है वो तो ओम होता है, ओम होता है। इसको इस तरीके से सिंबल देते हैं, आई 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। और V मान निकालिए, तो देखिए V के जगह पे क्या रखिएगा, W बाई क्यू इंटू आई। तो W के जगह पे क्या रखिए, ml2 t पे पावर -2 हो जाएगा। Q के जगह पे AT इंटू आई के जगह पे A, ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ml2 t पे पावर -3 हो जाएगा। A11 2 जाएगा, A पे पावर -2 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे इसको कैसे डिराइव करते हैं, इसके फॉर्मूला को। तो देखिए अभी तो हो गया इसका एसआई मात्रक, इसका भी मान, अब इसका आता है फॉर्मूला। जैसे देखो दोनों में संबंध बताया गया था धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र, जो कि J बराबर यहां पर सिग्मा इंटू ई, चालकता इंटू ई था। तो J के जगह पे क्या लिख सकते हो, तो यहां पे J के जगह पे लिखोगे I बाई ए, और इसके जगह पे 1 बाई रो। मतलब देखो यहां पर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता, ये जो रो देख रहे हैं वो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता के विलोम को, ठीक है, व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, रख दिए उसके जगह पे V बाई एल। ठीक है, अब देखो आई को इधर लेकर चले जाएंगे, रो को इधर लाएंगे और एल को इधर लाएंगे, तो एल यहां आ गया, रो यहां आ गया, आई यहां चला गया, तो V बाई आई आर होता है ओम के नियम से रो एल बाई ये जो है से फॉर्मूला। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है और उसके लेंथ पर निर्भर करता है चालक तार के, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए ओम के नियम के आधार पर चालक एक होता है रैखिक चालक, यानी जिसका ग्राफ विद्युत धारा और विभवांतर का स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधा जाएगा, यानी जो ओम के नियम का पालन करेगा वही क्या होता है, यहां पर ओमीय चालक बोलते हैं इसको, या तो रैखिक चालक बोलते हैं, लिनियर कंडक्टर या तो ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ये देखने को बहुत बहुत कम मिलता है, क्योंकि किसी भी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ड्यू टू प्रतिरोध, जिससे क्या होती है ताप बढ़ जाती है, ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जिसके कारण ये जो है से सीधा समानुपाती का संबंध गड़बड़ा जाता है, इसलिए सीधा रेखा रह पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो आगे, अरैखिक चालक, जिस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ कि उसमें जो धारा और विद्युत धारा और प्रतिरोध विभवांतर का जो संबंध है वो रैखिक नहीं रहा, लिनियर नहीं रहा, इसलिए उसको क्या बोला गया, अरैखिक चालक, या तो अनओमिक चालक बोलते हैं उसको, ठीक है, ओमीय चालक नहीं बोलते। जो खास करके डायोड में ये ग्राफ देखा जाता है, पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर में पढ़नी। अब देखो ओम के नियम की सीमाएं जिसको बोलते हैं लिमिटेशन, भी की आई से अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है, क्योंकि चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, ताप बढ़ जाती है, इसलिए समानुपाती रह पाता नहीं। अब देखिए भी तथा आई के बीच संबंध भी के चिन्ह पर निर्भर करता है, एकदम निर्भर करता है। भी तथा आई के बीच संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, तो ये सब चीजें जो है उसकी लिमिटेशन है। अब देखो आगे, प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी क्या होती है ये समझाते हैं। जैसे देखो R बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये होता है चालक तार के लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के हिसाब से। अब देखो रो बराबर क्या होता है, ऐसे m बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है,
वो जो है से इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसकी टेंडेंसी के हिसाब से। तो रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल होगा। तो यहां से मान लो यदि ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लो, लंबाई भी 1 मीटर ले, तो एक यानी रो बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, किसी चालक तार के, है ना, यहां पर क्या है, प्रति एकांक लंबाई लेंगे और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लेंगे, है ना। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चालक की प्रतिरोध को प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी इकाई लंबाई लेना है और इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना है, उसी को यहां पर क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता बोलते हैं या फिर विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, इसकी एसआई मात्रक की बात करें यदि, तो देख लो यहां पर एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक यदि लेते हो तो इसका क्या होगा, ओम। एसआई मात्रक तो क्या होगा, ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो ये क्या आएगा, ओम मीटर, क्योंकि मीटर मीटर कटेगा तो केवल मीटर स्क्वायर में मीटर कट गया तो मीटर बच गया, यानी ओम मीटर। अब देखिए आगे, ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखिए किसी भी चालक तार की बात की जाए, यदि उसके ताप को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो, तो यहां पर देखिए सबसे पहले रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, रो थीटा बराबर रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। जहां पर रो थीटा क्या है, प्रतिरोधकता, थीटा ताप पर, रो नोट मतलब 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोधकता, अल्फा जिसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, डेल्टा थीटा जिसको ताप में परिवर्तन टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं, और यही आ जाएगा प्रतिरोध के हिसाब से आर थीटा बराबर आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां पर यदि प्रतिरोध की भी बात वैसी करें, थीटा ताप पर प्रतिरोध होगा आर थीटा, 0 डिग्री पर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। अल्फा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, किसके लिए, तो यहां पे चालक के लिए, यानी चालक के लिए पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ताप इसका बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। प्रतिरोधकता भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, लेकिन इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। देखो ताप को घटाइएगा तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, लेकिन यदि अल्फा ले लें, ये नेगेटिव, नेगेटिव किसके लिए होता है, तो अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए। यदि ताप बढ़ाइएगा तो ये तो ऋणात्मक हो गया है, ऋणात्मक लगेगा तो ताप बढ़ाने से वैल्यू घटेगा, ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी घटेगा और प्रतिरोधकता भी घटेगी, और ताप घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। इसीलिए जो अर्धचालक होता है वो निम्न ताप पर कुचालक होता है और उच्च ताप पर ये जो है से विद्युत का सुचालक बन जाता है। तांबा लेंगे तो इसका देखिए 0 डिग्री पर ताप पर थोड़ा सा प्रतिरोध होगा और ताप बढ़ाने पर बढ़ते जाएगा, है ना। नाइक्रोम लेंगे तो इसका 0 डिग्री पर भी ज्यादा प्रतिरोध होता है और बढ़ाने से बढ़ते जाता है। अर्धचालक यदि लेंगे तो 0 डिग्री पर यदि 0 ताप है तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा और वही बढ़ाते जाइएगा तो प्रतिरोध घटते जाएगा। ये सब का देखिए जो चालक है उसका ताप बढ़ाने से बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक का बढ़ाने से घटता है। नेक्स्ट, अब देखिए आता है इसमें प्रतिरोधकता निर्भर है रेसिस्टिविटी, तो सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है इसलिए उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, और साथ ही साथ पदार्थ की ताप पर, ताप बदलने से भी प्रतिरोधकता बदलती है।
ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, ताप घटाने से घटती है, लेकिन चालक के लिए जस्ट उल्टा, अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाने पर घटेगी और ताप घटाने पर बढ़ेगी। तो ये हो गया दो चीजों पर निर्भर करती है। अब देखो आगे आता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर किया? पहले तो रो पर। रो किस पर निर्भर किया? प्रतिरोधकता किस पर निर्भर किया? तो दो चीजों पर, पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के ताप पर। तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ के ताप पर। इसमें भी वही बात होगा, ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कब? जब चालक रहेगा। ताप घटाइएगा प्रतिरोध भी घटेगा, चालक के लिए। अर्धचालक के लिए जस्ट उल्टा, बढ़ाइएगा ताप तो घटेगा और घटाइएगा तो बढ़ेगा। लंबाई पर, तो लंबाई का क्या है? आर वैरीज एल है, मतलब लंबाई के सीधा समानुपाती है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के यहां पर व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। ठीक है, ये जो है उल्टा हो जाता है। अब आगे देखो बढ़ते, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ा दी जाए, यानी यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ा दी जाए, तब क्या होने वाला है ये समझना। देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले एक जो है से मैंने क्या लिया, तो एक चालक तार लिया। इस चालक तार की लंबाई है क्या? तो l है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, और इसकी प्रतिरोधकता रो है। तो प्रतिरोध R बराबर रो इंटू एल बाई ए होगा, क्योंकि आपको बोला जा रहा है खींच करके लंबा कर। तो खींच करके लंबा करोगे तो तार तो पतला होगा, लंबाई बढ़ाओगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। और सिर्फ बोलता खींच करके नहीं, एक तार है और उसके साथ दूसरा तार लाके जोड़ दो तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर पड़ रहा है खींच कर। देखो तो स्टेप 2 लेना है। अब खींच करके इसको किया गया, इसके लंबाई अब एल डैश हो गई और क्षेत्रफल ए डैश हो गई, लेकिन पदार्थ की प्रकृति तो बदला नहीं, इसलिए यहां पर रो भी बदला नहीं। अब देखो तो एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एल हो जाएगा। ठीक है, एल को एन गुना कर दो, तो अब यहां से आयतन क्या रहेगा? बदलता नहीं है, आयतन फिक्स है, प्रारंभिक जितना रहेगा वही अंतिम रहेगा। लंबाई बढ़ाने से पतला हो गया, लंबाई को कम करने से मोटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका आयतन ए एल और इसका आयतन ए डैश एल डैश। तो ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश। तो अब देखो वैल्यू रख दो एल डैश का, अब यहां से एल एल कट जाएगा, एन इधर आएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई एन। तो आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई ए डैश, एल डैश के जगह पे एन एल, ए डैश के जगह पर ए बाई एन, एन ऊपर चला जाएगा तो एन स्क्वायर रो एल बाई ए हो जाएगा। अब रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए कितना आएगा? आर आएगा। तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, कहां से? तो फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट से। अब देखो दूसरी बार, अब आगे बढ़ते हैं। बोला यदि किसी तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को n गुना कर दी जाए, n गुना कर दो अब क्षेत्रफल। तो यहां से देखो पहली बार मान लिए कि ये चालक तार है, क्षेत्रफल a है, लेंथ l है, रो इसकी प्रतिरोधकता हो गई। तो पहली बार r बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब क्या बोला कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को n गुना कर दो। एन गुना डबल कहेगा तो एन का वैल्यू 2, ट्रिपल कहेगा तो एन का वैल्यू 3, जो कहेगा आधा कहेगा तो एन का वैल्यू हाफ। देखो एल डैश हो गया, आयतन कभी बदलता नहीं, तो आयतन ए एल हो जाएगा और इसका आयतन ए डैश एल डैश हो जाएगा। ए एल रहने दो, ए डैश के जगह पे यहां पर क्या बोलना है? यहां पर बोलना है, ठीक है, कि एन ए हो गया, ओ सॉरी, यहां पर एन ए हो गया, एल डैश हो गया। तो अब यहां से बारी बारी से कट करो, ए और ए कट जाएगा, एन नीचे आ जाएगा, तो एल डैश इज इक्वल टू एल बाई एन हो गया।
अब देखो प्रतिरोध आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, तो क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश के जगह पे एल बाई एन होगा, ए डैश के जगह पे देखो एन ए, कहाँ गया एन ए, रख दिए। अब एन नीचे आ जाएगा तो एन पहले से एक और आ रहा है तो 1/n स्क्वायर रो एल बाई ए, तो इसका तो आर होगा तो आर बाई एन स्क्वायर। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के टाइम एन स्क्वायर से भागा और लंबाई को जब एन टाइम करोगे तो एन स्क्वायर से गुना, लंबाई के टाइम बोलेगा, ठीक है, तो एन स्क्वायर से गुना कर दो। एन का वैल्यू क्या होगा, डबल कहेगा तो 2, ट्रिपल कहेगा तो 3, जैसे 3 टाइम 2 टाइम्स ऐसे बोलेगा अपना, हाफ टाइम्स हाफ बोलेगा तो एन का वैल्यू 1/2 होगा। उसी तरीके से यदि जो है से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेगा तो उसके हिसाब से हमको वर्क करना है। अच्छा, अब देखिए आगे, अब आता है चालकत्व, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, ठीक है, यानी चालकत्व बराबर 1 प्रतिरोध, यानी जी बराबर 1/r। इसकी एसआई मात्रक पर ओम होता है, जिसको साइमन भी बोलते हैं, यानी 1/ओम, ओम ऊपर चला जाएगा तो पर ओम हो गया, इसको साइमन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए चालकता आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। इसका मतलब होता है 1 प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं 1 प्रतिरोधकता, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, यानी रो क्या है, प्रतिरोधकता है, और ये सिग्मा जो है वो चालकता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा पर ओम है, ओम है मीटर है, तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर, यानी साइमन पर मीटर, पर ओम को साइमन भी बोलते हैं। ये चीजें आ जाएगी। और एक चीज और यहां पे बता दूं कि देखिए किसी भी पदार्थ की या तो चालक की, ये है चालकता और ये है प्रतिरोधकता, तो इनटू रो कर दें, दोनों का वैल्यू 1 आएगा, यानी कहने का मतलब एक नियतांक आएगा। इसलिए यदि आप देख रहे हैं कि किसी जो है से चालक के ताप को बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ठीक है, और चालकता है तो बोलेगा दोनों का प्रोडक्ट, गुणनफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों के गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है लेकिन चालकता कम हो जाती है। इसलिए जब गुणनफल निकालेंगे तो पर भी 1 ही आएगा, जो एक नियतांक आएगा, जो परिवर्तन होने वाली बात नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, अब आता है श्रेणी क्रम समूहन। देखिए अब आता है प्रतिरोध का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखो प्रतिरोध का समूहन में सबसे पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन आता है, श्रेणी क्रम समूहन आता है। जब एक जो है से प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर को ऐड कर देते हैं। देखिए R1, देखो माना कि R1 और R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसका सेल का वोल्टेज V, और जैसे ही V वोल्टेज से आपने जोड़ा तो यहां से विद्युत धारा जाने लगी, तो जितना विद्युत धारा यहां से इनकी उतना यहां से विद्युत धारा आउट भी करेगी, यानी जितना प्लस के तरफ से देगा उतना माइनस के तरफ से लौटा लेगा। तो इसलिए याद रखें श्रेणी क्रम में देखने को यह मिलेगा कि जो विद्युत धारा है वो इक्वली जाएगा, यानी बराबर रूपों में जाएगा सभी प्रतिरोध से, तो समझ लेना है कि वो श्रेणी क्रम में है। चलिए इसका जो विभवांतर होगा V1 होगा जो IR1 होगा, इसका होगा जो V2 होगा जो IR2 होगा। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना ले लो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ले लीजिए, तो V बराबर क्या होगा V1 के जगह पे IR1, V2 के जगह पे IR2, I कॉमन कर लीजिए तो R1 प्लस R2, I नीचे चला जाएगा तो V बाई I, तो R1 प्लस R2, इसको कौन कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में दे दो तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दे दिया। अब इसी तरीके से बहुत सारे प्रतिरोध रहे, N तक रहे, तो क्या रह जाएगा N तक, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn तक, और वही यदि N समरूप प्रतिरोध रहे तो R R R R R N तक, तो उसको लिख देंगे NR।
जैसे ए प्लस ए रहा, सॉरी आर प्लस आर रहता तो 2r, फिर आर प्लस आर प्लस आर रहता फिर आर हो जाता। तो एन तक रहेगा तो एन आर। इसलिए याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में देखने को यह मिलेगा कि विद्युत धारा जो है सभी से एक रूप में यानी बराबर रूप में बराबर मात्रा में प्रवाहित होगी। और साथ ही साथ ये है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध जो है सभी को जोड़ने से मिलता है, इसलिए प्रतिरोध महत्तम होती है ना, अधिकतम होती है। जिससे श्रेणी क्रम में यदि घरेलू परिपथ को जोड़ दिया जाएगा तो विद्युत का प्रवाह जो है से कम हो जाएगा और साथ ही साथ ऊर्जा ज्यादा खपत होगी और एक स्विच से सभी ऑपरेट होगा। यदि इसमें विद्युत धारा बंद हो गई तो इसमें भी विद्युत धारा जाना बंद हो जाएगा, ऑल फिर जो है से वर्क नहीं कर पाएगा ये चीजें। अब देखिए तो ये है, तो अधिकतम प्रतिरोध किस में मिलता है? श्रेणी क्रम, और इसमें विभवांतर की बंटवारा होती है। अब देखो आगे दूसरा है जिसको बोलते हैं समांतर क्रम समूह। अब समांतर क्रम समूहन में ये बातें आता है कि समांतर क्रम जो समूहन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए यहां पर R1 और R2 दो क्या है प्रतिरोध है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मतलब जिसके प्रथम छोर को एक अपना बिंदु से उसके दूसरे छोरों को एक अपना अदर अलग बिंदु से और उसको सेल से जोड़ दिए। यहां से विद्युत धारा क्या होने लगी, जाने लगी और यहां पर जाके दो रास्ता में बट जाती है, इधर I1 और इधर I2 में बट जाती है। अब देखो तो यहां पर क्या होता है, विद्युत धारा एक जैसा नहीं रहता है, यहां पर विभवांतर एक जैसा होता है, विभवांतर बराबर होता है। तो देखो I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, तो I बराबर I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस I2 इज इक्वल टू V बाई R2। I इज इक्वल टू भी कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो भी गुना में है तो भागा में जाएगा तो I बाई भी, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। I बाई भी क्या होगा 1 बाई R होगा, लेकिन समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसको जो है से एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, उल्टा कर दो, फिर आ जाएगा ये। ठीक है, ये चीजें आ जाएगी। अब यही एन प्रतिरोध रहेगा तो 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 1 बाई RN हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से एन समरूप प्रतिरोध रहेगा तो 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर डॉट 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 एन तक, तो एन बाई आर तो पलटी मार देगा तो आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा। तो समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध जो आएगा, जैसे R1 R2 जोड़ दियो समांतर में, तो मान लो ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो छोटा से भी छोटा होता है। इसका मतलब है कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होगी वो तुल्य प्रतिरोध जो होगी वो न्यूनतम होगा। न्यूनतम प्रतिरोध बनाना हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाइएगा, समांतर क्रम। महत्तम प्रतिरोध बनाना हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाइएगा, तो श्रेणी क्रम। न्यूनतम मतलब मिनिमम समांतर क्रम में और महत्तम आपको श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में महत्तम मिलेगा। इसीलिए घरेलू जो परिपथ होती है, डोमेस्टिक जो सर्किट होती है, उसमें जो वायरिंग किया जाता है वो समांतर क्रम में किया जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि यदि आप R1 को ऑपरेट सिर्फ करना चाहते हैं, मतलब मान लो ये बल्ब है इसको जलाना चाहते हो, ये पंखा है इसको नहीं चलाना चाहते हैं, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ स्विच लगा हुआ रहेगा, यहाँ स्विच लगा हुआ रहेगा, इसको बंद कर दीजिए तो इसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी, इधर से विद्युत धारा जाएगी। लेकिन श्रेणी में है कि एक में आपने रोक दिया तो सब में रुक जाएगा। तो इसमें है कि मनचाहा जिसको आप चलाना चाहते हैं, जिसको यूज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन श्रेणी में ऐसा नहीं होता है। श्रेणी में जोड़ दीजिएगा तो सबको यूज करना मजबूरी हो जाएगा किसी एक को जब करना चाहते हैं यूज। ठीक है, तो ये चीजें। अब देखिए आता है विद्युत सेल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब देखिए ये होता है यहां पर विद्युत सेल का मतलब होता है, ठीक है, वैसा विद्युत उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है,
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे विद्युत सेल कहते हैं। देखिए, जिसमें एक कंटेनर लिए हैं, है ना, एक बर्तन लिए, है ना, उसमें क्या किए हैं कि केमिकल डाला हुआ है और दो वो प्लेट रख दिया, एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, और यहां से एक कोई बल्ब लगा दिए, स्विच देंगे तो ये जलना शुरू कर देगा। जैसे ही जलना शुरू कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ऐसे जाता है, यहां पर पहुंच जाता है इस प्लेट के पास, जैसे स्विच देते हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है। जब ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होता है, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जो ऊष्माक्षेपी है, जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, और वो ऊर्जा जो उत्पन्न करेगा यहां पर, वो जो है से यहां पर आए हुए इलेक्ट्रॉन फिर माइनस के पास तो खुद ब खुद नहीं पहुंचेगा, उसको ऊर्जा की जरूरत है। जैसे पहाड़ पर से पानी गिरा दीजिए तो पानी तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन उसको ऊपर चढ़ाना है फिर तो अपने तो जा नहीं पाएगी। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है से ऋणात्मक के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि ऋणात्मक उसको धक्का देते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा यहीं से जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी ऊष्माक्षेपी, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आया, फिर ऐसे घूम के यहां आ जाएगा, फिर आया, फिर लाएगा ये ऊर्जा, फिर ऐसे। तो यही जो है से सेल जो है के अंदर क्या है, एक ऊर्जा है जो प्रति एकांक आवेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचा देता है, तो फिर घूम के आ जाता है, फिर घूम के आ जाता है, मतलब एक कंप्लीट सर्किल बनाता है। तो प्रति एकांक आवेश को जो ये लाने का प्रोसेस है ना, उसमें जो ऊर्जा खपत होती है प्रति एकांक आवेश के लिए, उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसका बल इसलिए नाम पड़ा कि वो जो है से प्रेस करता है कि तुम जाओ उस प्लेट के पास, लेकिन कार्य करता है वहां पर, जो इकाई आवेश के लिए कार्य है उसी का नाम पड़ा विद्युत वाहक। काम ऐसा है इसलिए। देखो, तो ये चीजें हैं। अब यहां पर आता है वही चीज, विद्युत वाहक बल, यानी एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा किए गए कार्य को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ईएमएफ इज इक्वल टू किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश, क्योंकि प्रति एकांक आवेश के लिए है, तो ईएमएफ ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ये एक प्रकार का क्या है, विभवांतर है, वोल्टेज है। अब देखो आगे आता है यहां पर आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसका सिंबल देखो सेल का ईएमएफ है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, यानी ये संकेत हो गया सेल का, किसका, सेल का संकेत हो गया। इसको क्या बोलते हैं, तो सेल का संकेत बोलते हैं। अब देखिए आगे, अब आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन चला और यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है उसको जाना है, तो जितना ज्यादा दूरी तय करेगा उतना ज्यादा टक्कर होगी, है ना, उतना ज्यादा उसको क्या करेगा, रुकावट पहुंचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी पर, यानी बीच की दूरी के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, यानी आर वैरीज डी होता है। ठीक है, दूसरी बात, 2 नंबर पे, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है, जो इसके अंदर डूबा हुआ है, उसके क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा होगा उतना ये प्रतिरोध कम होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है केमिकल के अंदर, है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत अपघट्य के सांद्रता पर, सांद्रता जो होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो यदि बढ़ जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसलिए सांद्रता को कम करके ही इसकी वैल्यू को कम किया जाता है। कंसंट्रेशन के सीधा समानुपाती होता है, सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है। आगे देखिए, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध आता है।
तो देखिए विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज में संबंध क्या होता है, सो देखो ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, सेल का ये जो है से आंतरिक प्रतिरोध है जो R है, स्मॉल r है। अब देखिए यहां पर ये दोनों छोर है, इन दोनों छोर की यदि बात करें तो इन दोनों छोरों के बीच जो वोल्टेज होगा वही टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब यहां से सेल ने विद्युत धारा भेजा, बाहरी प्रतिरोध से होकर के जाएगा ऐसे, तो दो विरोध है, बाहरी वाला और अंदर वाला। तो I बराबर EMF बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, I बराबर E बाई आर प्लस आर हो जाएगा। अब देखो यहां पर EMF ही है, टर्मिनल वोल्टेज भी है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो विद्युत आवेश जो प्रवाहित होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होना मतलब आवेश का प्रवाह, तो Q बराबर IT हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे W सेल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। सेल जो है दो जगहों पे काम करेगा, अंदर बाहर वाला और अंदर वाला के लिए। हो गया ऐसा, तो ये हो गया EQ, क्योंकि किया गया कार्य W बराबर VQ माने वोल्टेज इंटू आवेश, तो EQ यहां होगा VQ, ये होगा स्मॉल VQ, ये जो कि क्या है विभव पतन है, इसके लिए Q Q कॉमन लो कट जाएगा, E बराबर V प्लस ई, V प्लस V स्मॉल V विभव पतन, ठीक है। तो यहां से E इज इक्वल टू V और प्लस स्मॉल V मतलब IR, तो V बराबर क्या होगा E माइनस IR। अभी सेल विद्युत धारा दे रहा है, दैट मीन्स E क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि V बराबर E माइनस IR जब माइनस करते हैं E में तब बराबर होता है, मतलब E में कुछ घटाया जाता है तब बराबर होता है, ऐसे नहीं इससे कुछ हटाया जाता है तब बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, ठीक है। ये चीजें संबंध हो गया जब विद्युत धारा ली जाती है। अब है क्या कि यहां पर जब सेल को आवेशित किया जाता है मतलब सेल को विद्युत धारा दिया जाता है, तो सेल को जो हम लोग विद्युत धारा देते हैं वो विपरीत दिशा में देते हैं, तो विपरीत दिशा में जब देंगे तो V बराबर E और माइनस I उल्टा जब देंगे तो माइनस I होगा, R होगा, V बराबर E प्लस IR। अगर E के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब बड़ा हो जाएगा, मतलब V ग्रेटर देन E हो जाएगा। जब परिपथ खुला हो मतलब I बराबर शून्य हो, तो इस केस में V बराबर E प्लस 0 हो जाएगा, मतलब V बराबर E, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर। कब? जब परिपथ खुला होगा तब। नेक्स्ट, अब देखिए अब यहां पे आता है, ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन, सेलों का समूहन जिसमें श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें सबसे पहले राइट कनेक्शन, दो सेल लिया E1 और E2 विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध R1 और R2 है, तो इस स्थिति में दोनों राइट कनेक्ट है, ठीक है, दोनों एक ही तरफ विद्युत धारा भेजेगा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टेड हो जाएगा E1 प्लस E2, प्रतिरोध R1 प्लस R2। लेकिन इन दोनों को रॉन्ग तरीके से कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में, श्रेणी में उल्टा, ई कह रहा हम इधर विद्युत धारा देंगे, ई कह रहा हम इधर देंगे, इसका मतलब विपरीत हो गया। तो घटाइए, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो अधिक वाला रहेगा वो अपने तरफ दे पाएगा, तो जो कि ये अपोज करेगा, तो E1 माइनस E2, E1 को बड़ा मान लिए, E2 को छोटा, E2 बड़ा रहता तो E2 माइनस E1। लेकिन प्रतिरोध को विद्युत धारा की दिशा से मतलब नहीं है, इस चालक तार में इधर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए या तो इधर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा है ना, इसको प्रतिरोध जो है से विरोध करेगा ही करेगा, इसका गुण है, ये दिशा नहीं देखता है, किधर जा रहे हो उसके विपरीत दिशा में हमला, ये बात है। अब देखो यही जो है से देखिए 1 2 3, चौथा जो है ये रॉन्ग, उल्टा हो गया, ये भी सही है, तो 4 को तो सीधा है और ये वो उल्टा है, तो एगो माइनस कर दो तो 3 ही बचेगा, लेकिन प्रतिरोध जितना है सबका होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये हो गया श्रेणी क्रम। अब देखिए यहां पर खास बात ये आती है कि एन समरूप सेल लेते हैं, ई एन तक, आर सबका है, एक्सटर्नल प्रतिरोध आर मैंने जोड़ दिया, तो इसका जो कुल जो है से विद्युत वाहक बल होगा, जो नेट ईएमएफ होगा, वोल्टेज होगा, वो एन ई होगा, क्योंकि श्रेणी में है तो जोड़िए, ई प्लस ई प्लस ई प्लस एन तक कीजिए तो क्या हो जाएगा एन ई हो जाएगा, तो यहां से एन ई। इंटरनल रेसिस्टेंस आर प्लस आर, तो एन आर, आर एक्सटर्नल कैपिटल आर, आई बराबर ईएमएफ बाई आर एक्सटर्नल प्लस
आर इंटरनल हो जाएगी। तो आई बराबर एन ई बाई आर प्लस एन आर रख दीजिए वैल्यू। अब देखिए यदि आर, आर मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी प्रतिरोध, एन आर क्या है इंटरनल, इंटरनल से बहुत बड़ा है, इंटरनल से क्या है बहुत बड़ा है, तो उस स्थिति में बड़का के सामने छोटका का कोई वैल्यू नहीं है, बहुत छोटा है ये। अब बहुत छोटा है तो उसको भगाइए, भगा दिया मैंने, तो एन ई बाई आर हो जाएगा। मतलब जितना सेल का नंबर बढ़ाते जाइएगा विद्युत धारा उतना ही बढ़ती जाएगी, सेल का नंबर कम होगा विद्युत धारा भी क्या होगी कम होगी। यदि आर वेरी वेरी लेस देन एन आर, बहुत बहुत छोटा है एन आर से, मतलब एन आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो जाएगा और बाहरी प्रतिरोध बहुत छोटा हो जाएगा, तो बाहरी प्रतिरोध अगर क्या होगा हटेगा, तो एन ई बाई एन आर, एन 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 कट जाएगा, ई बाई आर। अब कतनों सेल इस स्थिति में जोड़ते रहिए विद्युत धारा एक सेल के बराबर ही होगा, इसलिए न्यूनतम बोला जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर महत्तम बोला जाता है। तो श्रेणी क्रम में महत्तम कब होगा जब बाहरी प्रतिरोध बहुत बड़ा हो, न्यूनतम विद्युत धारा कब होगी जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो। अब आगे आता है जिसका नेम है सेकेंड नंबर में समांतर क्रम समूह। जैसे देखिए सेल को लेंगे और सबके प्लस वाले को एक बिंदु पर और सबके माइनस वाले को एक अदर बिंदु पर जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगा समांतर क्रम समूहन हो जाएगा, जिसमें ई और आर, ई और आर, ई और आर इसी तरीके से एन तक चले जाए। लेकिन बाहरी जो प्रतिरोध है यहां पर कैपिटल आर है। अब देखिए यहां से विद्युत धारा आने लगी आई इस तरीके से इस परिपथ में, तो जो एक रो का एक जो है से सेल का सॉरी विद्युत वाहक बल होगा वही इसका तुल्य होगा, तो ये नेट हो गया। आर इन ले लो, तो समांतर में क्या होता है एक में तुमको एन से डिवाइड करना होगा, एन से एक प्रतिरोध में, तो आर बाई एन एक्सटर्नल आर है, तो आई बराबर ई एम एफ बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल लेंगे, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर और प्लस आर बाई एन। अब देखो यहां से ये तो हो गया, अब इसमें यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो आर बाई एन से यानी आंतरिक से, तो उस स्थिति में आर बाई एन बहुत छोटा है हट जाएगा, तो ई बाई आर होगा जो न्यूनतम होगा जो एक सेल के बराबर होगा। कतनाहू सेल जोड़ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कब जब बाहर वाला प्रतिरोध बहुत बड़ा होगा तब। अब देखिए यदि बाहर वाला बहुत छोटा होगा तो आर बाई एन होगा, अब ई बाई आर बाई एन क्योंकि कैपिटल आर जो है वो हट जाएगा तो एन ऊपर चला जाएगा, तो आई मैक्स बराबर एन ई बाई आर हो जाएगा। यानी ये महत्तम हुआ इसलिए क्योंकि जितना सेल का नंबर बढ़ाते जाइएगा उतना जो है से क्या होते जाएगा यहां पर विद्युत धारा भी बढ़ते चली जाएगी। अब देखिए आगे, यदि आप सेल को अलग अलग सेल को जोड़ते हो समांतर क्रम E1 E2 R1 R2, तो इस स्थिति में इसका जो R इक्विवेलेंट होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्योंकि समांतर क्रम समूहन है प्रतिरोध का। अब यहाँ सेल का तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और सेल रहेगा समांतर में तो प्लस E3 बाई R3 ऐसे चलते जाएगा। लेकिन यदि दो ही है तो इसका E इक्विवेलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 होता है, इसी को हम लोग यूज करते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट यहां पे आता है मिश्रित समूहन, यानी इसको बोलते हैं मिक्सचर कॉम्बिनेशन। मिक्सचर कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि आपको जो देखने को मिलेगा वो श्रेणी में भी मिलेगा और समांतर में भी मिलेगा। मतलब एक रो जो है उसमें श्रेणी है और वैसे वैसे बहुत सारे रो है तो वो क्या हो गया यहां पर समांतर क्रम समूहन हो गया। ठीक है, तो श्रेणी हो गया श्रेणी और इसी तरीके से समांतर हो गया, तो एक रो में जो आएगा वो क्या हो जाएगा यहां पर एन ई हो जाएगा। अब देखो इंटरनल ले लो, तो एक रो का एन आर तो वैसा वैसा एम रो है तो एन आर बाई एम होगा। एक्सटर्नल क्या आएगा यहां पर कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा आई बराबर ई नेट बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। तो एन ई उसको कितना रो है उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक रो का जितना होगा वही
इन दोनों बिंदु के बीच का होगा, जो सबके लिए वैलिड होगा। तो एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम महत्तम धारा के लिए देखो एक्सटर्नल और इंटरनल आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध जब आपस में बराबर होगा तो मिश्रित क्रम समूहन जब बनेगा, वो भी समरूप सेलों का, एक जैसे सेलों का, तो उस स्थिति में विद्युत धारा जो होगी वो महत्तम। अब देखिए आता है आगे का जो टॉपिक है किरचॉफ का नियम, जिसमें एक संधि का नियम है जिसको जैक्सन लॉ के नाम से जानते हैं, जिसको किरचॉफ जी के प्रथम नियम से जानते हैं, फर्स्ट लॉ से, जिसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको केवीएल बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ जी के सेकेंड लॉ, जिसको पास का नियम, बंद पास का नियम, बंद परिपथ का नियम, या तो इसको वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं, इसलिए नाम पड़ा केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो इसमें आता है संधि नियम, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का यहां मतलब होता है कि ये देखो जंक्शन बिंदु है, जंक्शन है माने मिलन बिंदु है, आना है यहां पे, जाना है यहां से, तो आने वाली विद्युत धारा और यहां से क्या होगी, जाने वाली विद्युत धारा आपस में बराबर होती, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। यानी I1 प्लस I2, I3 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां से सिग्मा I इज इक्वल टू 0, यानी विद्युत धारा के कुल बीजीय योग कहां पर, जंक्शन बिंदु पर, इज इक्वल टू क्या होता है, शून्य होता है। इसी को क्या बोलते हैं, संधि का नियम। मैंने किसी संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धारा का योग इस संधि बिंदु से निकलने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। मतलब वही आने वाला इज इक्वल टू जाने वाला, या तो किसी संधि बिंदु पर विद्युत धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही क्या है, जंक्शन नियम है। इसी को केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। दूसरा बंद पास नियम, जिसको यहां पर बोलते हैं लूप रूल, यानी बंद पास का नियम। देखो एक बंद पास है, ठीक है, इसमें ऐसे घुमा दिए साइन कन्वेंशन, ये जो है से माइनस और ये प्लस, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे प्लस, विद्युत धारा की दिशा में जाएंगे माइनस, और कुल जोड़ निकालेंगे तो शून्य होगा। तो यहां से ई प्लस आई माइनस आर, क्योंकि प्लस इसलिए लिए क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है और ये विद्युत धारा की दिशा में, तो विद्युत धारा क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर। तो उच्च माइनस निम्न करेंगे तो माइनस में आए, देखो उच्च से निम्न की ओर गए तो ये हो गया अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो निम्न माइनस उच्च तो ऋणात्मक आएगा। तो यहां से अलजेब्रिक सम शून्य होता है। यदि परिपथ में देखो किसी बंद परिपथ में सेलों का कुल विद्युत वाहक बल और प्रतिरोधों के बीच कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सेलों का विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग और विभवांतर जो आएगा प्रतिरोध का, वो बीजगणितीय योग शून्य होता है। यदि इस परिपथ में कोई संधारित्र लगा दें तो सेल रहेगा, प्रतिरोध रहेगा और संधारित्र रहेगा। तो सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा यहां पे, तो शून्य आएगा। यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, और ये जो था वो क्या था, यह आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अब देखो आता है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए प्रोफेसर व्हीटस्टोन ब्रिज नेम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्रतिरोध को तुलना करने के लिए या तो अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए एक व्यवस्था बनाए, एक संरचना बनाए, उसी का नाम पड़ा व्हीटस्टोन सेतु। यानी वैसी संरचना जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाला जाता है, उसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है,
देखिए तो यहां से सबसे पहले फ्रेमिंग देखिए, एक जो है से चतुर्भुज कार लिया गया जिसके एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजाओं से प्रतिरोध को जोड़ दिया है, जिसमें से तीन को जानते हैं और एक को नहीं भी जानते हैं, उसको रखे। ऐसे भी सभी को रख दिया गया। एक जो विकर्ण बच रहा है, इस विकर्ण से एक जो है से गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी लगा। दूसरा, इस और इस बिंदु से एक विकर्ण खींचा था, इन दोनों से जाने वाली जो विकर्ण है उस विकर्ण में एक सेल लगा दिया। अब देखो यहां से सेल से विद्युत धारा गई, इस बिंदु पर आई, आने वाली विद्युत धारा आई है, जैसे इस बिंदु पर आती है तो इस रास्ते से I1 जाती है, तो इस रास्ता में कितना बची, आई थी तो आई, चली गई I1, तो बच गई I माइनस I1। अब देखो I1 यहां पहुंचती है, अब यहां से दो रास्ता है, एक रास्ता गैल्वेनोमीटर के तरफ से है, एक इधर से। तो इधर से जो गई वो तो IG गई, और इधर से क्या जाएगी, आई थी I1, चली गई IG, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस IG। अब देखो इधर से आया IG, इधर से आया I माइनस I1, दोनों को ऐड कर दो तो I माइनस I1 प्लस IG होगा। फिर यहां सब आकर के जुड़ेगा तो I1 माइनस, देखो ये क्या है, प्लस है माइनस है, कट जाएगा, माइनस है प्लस है कट जाएगा, सिर्फ I बचेगा, और इस रास्ते से सिर्फ I जाएगी। हो गया ऐसा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक बंद पास ACDA है, ACDA में बंद पास में देखो यहां पर सिंबल लेना है, या तो क्लॉकवाइज में लीजिए या तो घुमा दीजिए एंटी क्लॉक। तो मैंने क्लॉक में ऐसे घुमा दिया, तो इस तरीके से विद्युत धारा के दिशा में माइनस, विद्युत धारा के दिशा में माइनस, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्लस। हो गया ऐसा। तो अब देखिए विद्युत धारा के दिशा में माइनस, यानी माइनस PI1 माइनस GIG, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्लस, तो प्लस I माइनस I1 इंटू Q होगा, इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब उसी तरीके से इस बंद पास में जाएंगे, साइन कन्वेंशन लगाएंगे। देखो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा देता, तो इसमें भी जब मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो जरा देखिए, यहां पे इधर के तरफ विद्युत धारा की दिशा में माइनस, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्लस, इधर ऐसे घूमेगा तो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्लस। हो गया ऐसा। अब देखो धारा की दिशा, अब आ गया बंद पास CBDC। देखिए CBDC यहां पर ले लिया मैंने। अब क्या करोगे, E माइनस में होगा, माइनस R इंटू I माइनस I1 इंटू I1 माइनस I, इसके पास आओगे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा वोल्टेज IR, यानी S इंटू इतना गुना कर, फिर GIG हो जाएगा। देखो ले लिया गया। अब है यदि सेतु संतुलित हो तो VC बराबर VD, यानी VC और ये VD इक्वल हो जाएगा, तो विभवांतर शून्य, तो इसमें विद्युत धारा भी क्या होगी, शून्य होगी, विद्युत धारा भी शून्य होगी, मतलब IG शून्य होगी। तो जैसे IG शून्य हो गया, शून्य, तो यहां से क्या हो जाएगा, IG वाला 0, EI देखो 0, तो माइनस PI1 और प्लस इतना, तो ये माइनस में तो उधर प्लस में, तो कितना हो जाएगा, तो इस केस में समीकरण 1 से लिखेंगे तो IG वाला तो खत्म, ये माइनस में तो उधर प्लस में लिखा गया, इसको थर्ड मान लो, इसमें IG 0 कर दो तो ये वाला 0, EIG 0, EIG 0, तो माइनस I1R माइनस, देखो I1R हो गया, IG 0, तो S इंटू I माइनस I1, देखिए इज इक्वल टू 0, इधर माइनस में तो उधर प्लस में लिख दिया, चौथा समीकरण हो गया। थर्ड और फोर्थ से रेशियो निकाल दो, I1 कट जाएगा तो P/R1। अब देखो थर्ड बाई 4 हो गया,
तो क्या हो जाएगा I माइनस आई वन, और I माइनस आई वन देखो इसके लिए कट जाएगा तो Q बाई एस हो जाएगा, कट गया तो P बाई आर, Q बाई एस हो जाएगा। तो P बाई आर अब इज इक्वल टू Q बाई एस, P और ये Q इधर जाएगा R इधर आएगा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब जो है से गैल्वेनोमीटर से, इस गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, जो है से संतुलित माना जाएगा। और कब नहीं होगा, देखो इसका इसका रेशियो आपस में बराबर चाहिए। आसन भुजाओं की जो प्रतिरोध होगी उसका रेशियो अनुपात आपस में बराबर होगा तो बीच वाले से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी P बाई क्यू और R बाई एस बराबर हो जाएगा तो बीच वाले से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये वाला होगा निकम्मा। अब ये और इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो, तो ये दोनों जो है आपका P और R श्रेणी में हो जाएगा और ये Q और ये जो S है ये भी श्रेणी में हो जाएगा और दोनों ऊपर और नीचे फिर समांतर में चला जाएगा, तो इसलिए यूज करना। अब देखो आगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव आता है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में देखिए होता क्या है, यदि कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोकता है, जिससे क्या होती है, जाने से रोकता है मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो डिक्रीज करती है। और इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो जब डिक्रीज करती है तो उससे क्या होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखना है उससे क्या होती है, तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि क्या है, Q आवेश प्रवाहित हो गया तो Q बराबर आई टी, तो W बराबर किया गया कार्य बराबर V Q, Q के जगह पे आई टी। तो उष्मा जो ऊर्जा होगा वो उष्मा ऊर्जा क्या होगा, H बराबर W होगा, W के जगह पे V आई टी, V के जगह पे आई आर, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होगा। इसी को क्या बोलिएगा, जूल का नियम बोलिएगा। यानी अब यहां पर क्या बोलिएगा, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, जिसको 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल बोलते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल होता है। हो गया ऐसा। अब देखिए आगे, विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, इसका मतलब देखिए क्या होता है। शक्ति का मतलब देखिए होता क्या है, कार्य बटे समय, यानी प्रति एकांक समय में जो काम होता है उसी को शक्ति बोलते हैं। और यहां पर क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, टी टी कैंसिल हो गया ऐसा। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर मैंने दिया, ये I है, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर आर कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर हो और इसको V बाई आई हो, V इंटू आई। यानी देखिए विद्युत धारा और प्रतिरोध, तब ये फार्मूला, वोल्टेज और प्रतिरोध तो ये फार्मूला, वोल्टेज और आई तो ये फार्मूला। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आ गया था सेल के द्वारा स्थानांतरित शक्ति। तो देखो ये सेल है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगी तो शक्ति किसके लिए लगाएगा, इस बाहर वाले के लिए। तो यहां से आई बराबर ई बाई आर प्लस आर होगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर मतलब इसका इतना लिख दो, तो ये तो स्थानांतरित शक्ति हो जाएगा। विद्युत धारा मालूम है, प्रतिरोध मालूम है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर। अब देखो महत्तम शक्ति प्रमेय आता है, यानी मैक्सिमम पावर थ्योरम। देखिए पावर इज इक्वल टू तो इतना आया, जिसमें आर को आप बदल सकते हो, जो बाहरी प्रतिरोध है उसको बदल सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, महत्तम शक्ति के लिए होता है कि यदि आप पावर को माने शक्ति को आर के रेस्पेक्ट में, यानी जो बाहरी प्रतिरोध है उसके रेस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करते हो और डिफ्रेंशिएशन शून्य आता है तो उस समय क्या होगा, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। यानी ये तभी संभव है जब बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध आपस में बराबर हो।
तो यहां पर बाहरी प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध, तो R प्लस आर 2R यानी 4R²। तो R कट जाएगा तो नीचे 4R बच जाएगा। तो ये हो गया महत्तम शक्ति। ठीक है, यहां पर इसका ग्राफ खींचिएगा तो इस पर देखिए पावर है और इस पर बाहरी प्रतिरोध है, और यहां से इसकी जो ग्राफ जाएगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे घटते लगेगी। यहां पर क्या है, महत्तम हो जाएगा, यानी कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर के बराबर होगा, और ये महत्तम हो गया, और ये जो है पी मैक्स हो गया। अब देखिए, अब आता है रेटेड और डिजाइन वैल्यू। देखिए, जितने भी विद्युतीय उपकरण होती है उसके ऊपर उसका पावर लिखा हुआ रहेगा और उसका वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा कि कितना वोल्टेज पर ये चलने वाला है। जैसे कोई बल्ब लाइएगा तो अब तो बल्ब एलईडी वाला आ गया जिसमें 6 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 18 वाट ऐसे रहेगा। लेकिन पुराना वाला बल्ब लेते हैं, पीला वाला बल्ब जो होता है, ठीक है, उस पे 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब हुआ कि यदि इसको 220 वोल्ट से जोड़ते हो, ठीक है, जैसे 220 वोल्ट से आप जोड़िएगा तो उसमें क्या होता है कि ये जो है 100 वाट माने 100 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा उपभोग करेगा, यही बतलाता है। तो यहां पर डिजाइन किया हुआ पीडी हो गया पावर और वोल्टेज हो गया वीडी, इसका प्रतिरोध आर है, तो पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इधर आएगा तो पी इधर चला जाएगा, तो आर बराबर वी डिजाइन के स्क्वायर बाई पी डिजाइन आएगा। तो ये प्रतिरोध से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पर अब आता है उपभोग किया गया शक्ति। ठीक है, उपभोग किया गया शक्ति है, तो इसमें समझिएगा उपभोग किया गया शक्ति मतलब पावर कंज्यूम्ड है। यानी ये देखिए बल्ब है, इस बल्ब को जलाते हैं, जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इससे यहां पर पावर कंज्यूम होता है। तो P कंज्यूम इज इक्वल टू V सप्लाई के स्क्वायर बाई क्या आया, R आया। तो R के जगह पे रखेंगे भाई अभी जो मैंने दिया, R इज इक्वल टू V डिजाइन स्क्वायर बाई P डिजाइन। ठीक है, तो यहां से P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V सप्लाई बाई V डिजाइन का स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, यहां पर P डिजाइन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यहां पर P डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक नंबर में श्रेणी क्रम समूह यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी बल्ब का श्रेणी क्रम समूह यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी R1 है R2 है, बल्ब का पावर P1 है और P2 है, इसको V वोल्ट से क्या कर दिया गया, यहां पर जोड़ दिया गया। ठीक है, और यहां से विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगी तो इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसकी जो प्रतिरोध होती है, तो R बराबर आप लोग जानते हैं कि देखिए R इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई पी, तो R वैरिज 1 बाई पी होगा, यानी R वैरिज 1 बाई पी होगा। P बड़ा होगा तो प्रतिरोध छोटा होगा। अब यहां पे समझिए, यहां से पावर P1 जो कंज्यूम्ड होगा आई स्क्वायर R1 होगा, इसमें भी आई स्क्वायर R2 होगा, नीचे आई स्क्वायर कट जाएगा R1 बाई R2, यानी जो पावर कंज्यूम हुआ, जो पावर कंज्यूम हुआ वो प्रतिरोध के सीधा समानुपाती, जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसमें पावर कंज्यूम्ड ज्यादा। अब देखिए P1 मान लो ज्यादा वाट का है और P2 कम वाट का है, तो पावर P1 का ज्यादा है और P2 का कम है, तो P ज्यादा होगा तो R कम होगा, तो P1 ज्यादा है तो R1 कम होगा, अब R1 कम होगा तो यहां कंज्यूम भी कम करेगा। यानी देखिए, तो यहां से P1 बड़ा था, कंज्यूम कम किया क्योंकि R1 छोटा है, तो जो ज्यादा वाट का है वो कम पावर कंज्यूम किया, कम एनर्जी खाया, इसका मतलब कम ब्राइट होगा। तो इसीलिए कम शक्ति वाला बल्ब अधिक चमकीला होता है, और जो अधिक शक्ति वाला है वो कम किया मैंने कम चमकीला होता है। अब देखो पावर कंज्यूम टोटल ले लो, तो टोटल वोल्टेज स्क्वायर बाई
टोटल रेसिस्टेंस। तो R1 की जगह पे वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P2, वी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा श्रेणी क्रम समूहन में। अब यहां पर देखिए आगे आता है नेक्स्ट समांतर क्रम समूहन, जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सो देखो आर वैरीज 1/p, तो फिर वही आएगा। आर देखो छोटा होगा कब, जब p बड़ा रहेगा, पावर बड़ा रहेगा। अब देखो p छोटा होगा तो r बड़ा होगा। तो वोल्टेज अब क्या होगा, उस समय करंट सेम था श्रेणी में, अगर वोल्टेज दोनों के लिए समान होगा, बराबर होगा, तो P कंज्यूम्ड बाई P1 बाई P2 कंज्यूम, तो वी स्क्वायर बाई आर, अब वी स्क्वायर बाई आर, तो वी स्क्वायर कट जाएगा, R2 ऊपर R1 नीचे हो जाएगा। अब देखो यदि यहां पर P1 बड़ा रहे P2 से, P1 बड़ा रहे P2 से, तो क्या हो जाएगा, यानी अधिक वाट वाला है P1, तो रेसिस्टेंस तो कम होगा, जिसका पावर ज्यादा रेसिस्टेंस कम, उल्टा। तो अगर जो है से रेसिस्टेंस ये देखो कम है, तो अगर पावर कंज्यूम्ड होगा, क्योंकि उल्टा हो चुका है, P1 कंज्यूम्ड बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, उल्टा। तो P1 कंज्यूम्ड ग्रेटर हो गया P2 कंज्यूम से, यानी अधिक शक्ति वाला बल्ब अधिक चमकीला होता है और कम शक्ति वाला कम चमकीला होता है। तो P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट होगा। तो R इक्विवेलेंट ले लीजिए, यानी वी स्क्वायर इंटू 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट तो इतना देंगे, वी स्क्वायर गुना होगा वी स्क्वायर बाई R1, वी स्क्वायर बाई R2, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो ये चीजें तो आ गया। अब देखो आगे, अब आता है गैल्वेनोमीटर या फिर जिसको बोलते हैं धारा माप। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण के द्वारा कुंडली के विक्षेप को मापकर धारा सामर्थ्य का मापन करने के लिए काम आता है। या तो सिंपल में बोल दीजिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो देख रहे हैं फिगर में, ये ऐसा है जिससे सिर्फ और सिर्फ जो धारा की डिटेक्शन किया जाता है, या तो अल्प विद्युत धारा की माप की जाती है, बहुत ज्यादा विद्युत धारा की माप इससे नहीं की जाती, अल्प धारा की माप की जाती है। अब देखिए आमीटर, गैल्वेनोमीटर से ही आमीटर बनाया जाता है। आमीटर एक ऐसा जुक्ति है, वैसा जुक्ति है जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है, उसे आमीटर कहते हैं। इस आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में, साथ ही साथ जो आदर्श आमीटर होती है उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अब देखो इसको गैल्वेनोमीटर है, इसको आमीटर में बदलने के लिए शंटेड किया जाता है। यह है शंट, एस मतलब यहां पे है प्रतिरोध, लेकिन शंट का प्रतिरोध, शंट का मतलब होता है लो रेसिस्टेंस वायर, यानी जो बहुत कम प्रतिरोध वाला तार होता है उसको शंट बोलते हैं। उसको यहां पर समांतर क्रम में जोड़ जब दोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो आमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, क्या करो, तो बोलना है कि शंट जोड़ना है समांतर क्रम में। शंट जोड़ना है मतलब लो रेसिस्टेंस, यानी बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ना है समांतर क्रम में, जिससे वो आमीटर बनता है। अब इससे जोड़ने से क्या होता है कि ये बहुत छोटा प्रतिरोध है, तो जितना छोटा रहेगा तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में उतना ही छोटा आएगा। ठीक है, जो प्रतिरोध कितना होगा समांतर में, आर ए इज इक्वल टू जी इंटू एस बाई जी प्लस एस। दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है। देखो जो आमीटर का प्रतिरोध हो गया वो गैल्वेनोमीटर से भी छोटा हो प्रतिरोध से, और शंट के प्रतिरोध से भी छोटा हो। देखो इन दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कितना, आने वाली विद्युत धारा आई, इधर चल गया आई जी, इधर जाएगा आने वाला आई, जाने वाला आई जी, तो आई माइनस आई जी, तो इधर का वोल्टेज क्या होगा, जी आई जी इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी हो जाएगा।
अब देखो जी आई जी इज इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी हो जाएगा। एस आई जी ई माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, तो क्या करोगे आई जी कॉमन ले लोगे, जी प्लस एस हो जाएगा इज इक्वल टू एस आई हो जाएगा। जी प्लस एस ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो आई जी इज इक्वल टू एस बाई जी प्लस एस इंटू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो आई जी इज इक्वल टू देखो एस बाई जी प्लस एस इंटू आई हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। अब देखो यहां से क्या करना है। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मतलब होता है वैसा युक्ति जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है। यानी एक वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को जो मापता है वही क्या होता है वोल्ट मीटर होता है। उसी को विभव यहां पर वोल्ट मीटर बोला जाता है, विभव मापने वाला। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जहां पर दो बिंदु के बीच निकालना है उस दोनों बिंदुओं के बीच जोड़ दीजिए। साथ ही साथ आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध जो होनी चाहिए वो अनंत होनी चाहिए। इसीलिए गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में बहुत बड़ा प्रतिरोध जब जोड़ते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाता है। तो यहां पे देखिए गैल्वेनोमीटर है, बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिए तो ये वोल्ट मीटर में बदल, कुल प्रतिरोध जो होगी श्रेणी क्रम में है तो G प्लस आर। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा ये विभवांतर भी होगा, तो भी बराबर आई जी इंटू जी प्लस आर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अब देखिए मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। देखिए यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब देखिए एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। एक बात। दूसरी बात यहां पर कि ये जो है से अज्ञात पर तार जो रहेगा उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी का प्रतिरोध नहीं जानते हैं, वो अज्ञात है, उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो पहले ये देख रहे हो लकड़ी का एक प्लेट है, इसके ऊपर एल शेप का एक फॉइल है, एक सीधा फॉइल है, एक सीधा एल शेप का फॉइल है। यहां पर देखिए ये जो दोनों स्क्रूप दिख रहा है उस दोनों स्क्रूप के बीच क्या किया जाता है कि ये रेसिस्टेंस बॉक्स है जो प्रतिरोध बॉक्स बोला जाता है वो है। और यहां पर इसके इसके लिए क्या किया जाता है गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर एक छोर से इजौ की स्लाइडर है जो यहां पर एक तार रहता है ऐसे जुड़ा हुआ, उस तार पर स्लाइड किया जाता है इससे, है ना, संतुलित बिंदु खोजने के लिए, संतुलन बिंदु खोजने के लिए। और ये जो दोनों गैप देख रहे हो इन दोनों गैप के बीच ये अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दे और यहां से जो स्क्रूप लगा हुआ है उससे एक सेल जोड़ देनी है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहां पे कुछ इस तरीके का है ना। देखो एक चीज और तो बताया नहीं मैंने कि इस तार के जस्ट नीचे उसी के पास एक मीटर स्केल लगा होता है मेजरमेंट करने के लिए। देखिए कुछ ऐसा ए और बी बिंदु है, उस बिंदु से एक तार जोड़ा गया है, ए बी तार जिसका नाम है मैग्नीन वायर, जिसको है ना यहाँ पर मीटर ब्रिज के तार के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर होती है, जिसके पास स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल, संतुलन बिंदु को मेजर करने के लिए। अब जरा देखिए यहां पर कि ये जो है से इस गैप के बीच आर प्रतिरोध जोड़ा हुआ है जो रेसिस्टेंस बॉक्स का है, और इसके बीच एस है जो अज्ञात प्रतिरोध है, और यहां से सेल ऐसे जोड़ दिए हैं, और यहां पर जो फॉइल था उससे एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके जौकी लगा दिया गया स्लाइड करने के लिए। ठीक है, अब स्लाइड करने लगे स्विच देने के बाद तो जे एक ऐसा बिंदु आया जिस बिंदु पर संतुलन हो गया, इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं। इसका मतलब है
कि कोई विक्षेप नहीं आया, इसका मतलब इसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के बराबर होगा, या तो इसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले बोलूं कि कितना दूरी पर बैलेंस किया, एल दूरी पर, तो इसकी लंबाई तो एल हो गया। तो ये जो तार ए बी है, आर स्मॉल आर, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध तार ए बी का, माने ए बी जो तार है उसके प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो इसकी लंबाई कितना है, एल आर। तो इसका प्रतिरोध कितना है, पी, तो पी बराबर एल आर, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल आर, तो एल लंबाई में एल आर। इधर कितना बचा, टोटल लंबाई होगा 100 सेंटीमीटर, आई हो गया एल, जैसे 45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कुछ तो होगा एल का वैल्यू। तो इधर कितना बचा, 100 माइनस एल, तो इसका प्रतिरोध कितना है, क्यू, तो क्यू बराबर 100 माइनस एल इंटू आर होगा। तो देखो ये हो गया। अब देखो आर बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्यू। रेशियो बराबर होता है बैलेंस के लिए, संतुलन की अवस्था में जब क्या रहता है, मीटर ब्रिज रहता है, यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से। तो ये क्या आ जाएगा, एस बराबर क्यू इधर आ जाएगा, तो क्यू बाई पी इंटू आर, क्यू के जगह पे 100 माइनस एल इंटू आर बाई पी, पी के जगह पे एल बाई आर, आर कट जाएगा, तो एस बराबर 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। यही जो है से अज्ञात प्रतिरोध निकालने का ये मेथड दे रहा, कौन, मीटर ब्रिज। तो ये हो गया विद्युत धारा जो है उसकी जो है से वन शॉट यानी रिवीजन।